गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका भाई कौशल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सीडेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल की क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि परासरण क्या होता था। परासरण दाब के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा कि परासरण दाब कहाँ क्रियाएं होती हैं, किस किस तरीके से इसे यह क्रियाएं संपन्न होती हैं। और आज हम सब पढ़ेंगे इसके बाद कि अणुसंख्य गुणधर्मों में दूसरा गुणधर्म कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवनमन और उन्नयन का मतलब क्या होता है। अवनमन मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, डिक्रीज करना। क्या करना बच्चा, डिक्रीज करना। क्या करना, डिक्रीज करना यानी कम करना। क्या करना, कम करना। क्या करना भाई, कम करना। हम और उन्नयन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना यानी बढ़ाना। क्या करना, उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। अभी हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं। तो हिमांक को क्या करना, कम करना। हिमांक को कम करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक शुद्ध विलयन दिया रहेगा, एक प्योर हमारे पास क्या दिया रहेगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा। इस सॉल्यूशन को हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बाहर से कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे इस विलयन का जो हमारे पास शुद्ध विलयन है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो इसका हिमांक होगा, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं तो हिमांक में क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो याद रखिएगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, अच्छा विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है हिमांक कम हो रहा है। हिमांक कम होने का मतलब क्या होगा कि हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऐड करें। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ। मतलब जब भी आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सब्सटेंस होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अपने आयनों में विभाजित हो जाएगा। जब वो आयनों में विभाजित हो जाएगा तो वह जो हमारे पास विलयन होगा, उस विलयन का जो हिमांक होगा, हिमांक का मतलब आप समझते हैं, वह बिंदु, वह निश्चित बिंदु जहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा विलयन है, वो क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, जम जाए, ऐसा समझ लीजिए। वही क्या होता है, हिमांक होता है। ठीक, अगर आप इसको समझेंगे तो ऐसे समझिए, हिमांक को अगर आप संधि विच्छेद करें तो हिम प्लस अंक होगा। हिम मतलब आपका क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा, और अंक मतलब वह स्थान, वह डिजिट जिस पर जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा विलयन है, वो क्या हो जाए, जमना स्टार्ट कर दे। ठीक समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे बर्फ का हिमांक क्या होता है, बर्फ का हिमांक जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि बर्फ क्या है, एक हिसाब से ये देखें तो ये एक द्रव होता है, जिसको कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक, तो हिमांक का मतलब क्या होगा, हिम प्लस अंक, एक ऐसा अंक, एक ऐसा ताप जिस पर हमारा जो सब्सटेंस है, जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा विलयन है, वो क्या हो जाए, जमना स्टार्ट कर दे। क्या स्टार्ट कर दे, जमना स्टार्ट कर दे, फ्रीज होना स्टार्ट कर दे। ठीक, तो हम यहाँ भी हिमांक में अवनमन पढ़ रहे थे कि जब हम किसी बाहर से कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ जोड़ेंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब जो अपने आयनों में विभाजित हो जाए। ठीक, जो इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, जैसे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक, तो अगर ऐसे किसी पदार्थ को हम अपने शुद्ध विलायक में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो विलायक होगा उसका हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका जो जमने की क्षमता जो होगी, ठीक, जो उसके फ्रीज होने की पावर होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और इस कमी को ही, हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही हम सब क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में जो ये कमी उत्पन्न हो रही है, जो हिमांक में ये डिक्रीजिंग हो रही है, जो हिमांक ये कम हो रहा है, इस हिमांक में कमी को ही हम सब क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, और आपको पता है हमारे यहाँ कमी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक साइन यूज किया जाता है, जिसको हम डेल पढ़ते हैं। इसे डेल TF से यूज करते हैं। TF मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, और फ्रीजिंग यानी वह ऐसा ताप जिस पर हमारा जो विलयन है वो क्या होने लगे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में यानी उसके हिमांक में क्या होने लगे, कमी होने लगे। ठीक, तो याद रखिएगा, अभी हमने देखा यहाँ पे कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ इस प्रकार से ऐड करते हैं कि विलयन का जो शुद्ध विलायक है उसमें हिमांक में कमी होने लगती है, यानी उसके जमने की जो क्षमता होती है, जो उसके फ्रीज होने की पावर होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इस कमी को ही हम सब क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, इसे डेल TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डेल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है भैया, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। ये कहने का मतलब समझिए, अंतर कहने का मतलब ये होगा, जब आप मतलब कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस नहीं ऐड किए हैं, तब उसका कुछ और होगा,
टेम्परेचर, और जब आप उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो टेम्परेचर में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो जब जो कमी आएगी वो कितनी कमी आ रही है, जैसे मान लीजिए कभी मेरे पास कोई सॉल्यूशन था 31 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक, मैंने उसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐड किया, मेरा टेम्परेचर आ गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इनके बीच में कमी हुई वो कितने की हुई, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की हुई कि नहीं हुई भैया। तो जो ये कमी होती है, ठीक, ये जो कमी होती है, इस कमी को ही हम सब क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन, ठीक। जो हमारे टेम्परेचर में कमी हुई, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, अवनमन। और इसी को हम, इस कमी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। यहाँ हिमांक में कमी हो रहा है, हिमांक के टेम्परेचर में, तो यहाँ इसीलिए फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होती है वो कम हो रही है, तो इसलिए इसे डेल टी एफ से क्या करते हैं हम सब, डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं, ये भी एक अणुओं का ही गुणधर्म है, ठीक, ये भी एक अणुओं का गुणधर्म है। कल हमने देखा था पराशर दाब भी एक अणुसंख्य गुणधर्म था, और हिमांक में अवनमन भी क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि यदि कोई विलयन है, उसमें विलायक जो है उसका हिमांक क्या है, T1 है। विलयन का हिमांक T1 है, यानी उसके जमने की क्षमता, उसके फ्रीज होने की जो पावर है, जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है विलायक, वो क्या है, T1 है, ठीक। और विलयन का जो हिमांक है वो क्या है, T2 है। क्या है विलयन का हिमांक, T2 है। विलयन का हिमांक क्या है भाई, विलयन का हिमांक क्या है, T2 है। तो हिमांक में क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। हिमांक में क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है। अवनमन होने का मतलब क्या होगा, हमेशा आपको पता है जो विलयन का फ्रीज होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और जो हमारे पास विलायक है, शुद्ध विलायक जो है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके जमने की जो पावर होगी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। तो इनके बीच में जो अंतर होगा, यानी शुद्ध विलायक यानी आप बताएंगे T1, ठीक। और विलयन जो है इसका हिमांक यानी T2, इनके बीच का जो ये अंतर हो रहा है, यानी T1 माइनस T2, क्या, T1 माइनस T2, इसका अंतर ही क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसे डेल TF से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डेल TF से। डेल का मतलब होता है अंतर दिखाना, ठीक, डिफरेंस बताना। इसे डेल TF से दिखाते हैं। डेल TF बराबर हमने यहाँ देखा T1 माइनस T2। डेल TF बराबर क्या होता है, T1 माइनस T2, यानी ये T1 जो होगा वो किसका हिमांक होगा, तो आप बताएंगे T1 जो होगा वो विलायक का हिमांक है, शुद्ध विलायक का। और T2 जो है वो किसका हिमांक है, विलयन का हिमांक है, यानी सॉल्यूशंस का। इसके बाद हम सब देखते हैं कि यहाँ पे किसी विलयन का जो हिमांक होता है उसमें जो अवनमन होता है वो उसके मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती हो रहा है, मोललता के समानुपाती। जो डेल TF होता है, ठीक, जो डेल TF होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के। किसके भैया, मोललता के। अब आपके माइंड में आएगा मोललता क्या होता है, मोललता होता क्या है। बातें सही है, हमने पढ़ा है, ये भी एक ये अणुओं का गुणधर्म है, मोललता होता है। फिर क्या होता है, मोलरता होता है। क्या होता है, मोलरता होता है। एक में जो कंपाउंड लेते हैं उसको किसकी कंपैरिजन में मानते हैं, वॉल्यूम की, यानी आयतन की, कि 100 ml में कितना घुला हुआ है, ये मोलरता होगा। और अगर यही मैं किलोग्राम में लूँ तो 100 ग्राम में कितना घुला हुआ है वो क्या होगा, मोललता होगा। क्या होगा, मोललता, ठीक। तो किसी भी कंपाउंड में, कोई भी सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड जो है वो उसके 100 ग्राम में कितना घुला हुआ है, यही क्या कहा जाएगा, मोललता कहा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हिमांक में अवनमन होता है, डेल TF जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललता के, यानी मोललिटी के। किसके, मोललिटी के, ठीक। मोललिटी के मोललिटी के प्रोपोर्शनल होता है कौन, जो हमारा हिमांक में अवनमन होता है, ठीक। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या जाता है, कांस्टेंट, जिसको हम KF से दिखा रहे हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक। मोलल स्थिरांक बोला जाता है, ये एक नियतांक होता है। क्या बोला जाता है, ये नियतांक है। क्या है, नियतांक। नियतांक मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा मान जो कि हमेशा क्या होता है, सेम रहता है सभी पदार्थों के लिए, ठीक। कुछ जो पदार्थ होते हैं उनके लिए यहाँ ये KF जो होगा वो क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर यम की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, यानी जो मेरी मोललता है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो जो हमारा हिमांक में अवनमन होगा वो मोलल अवनमन स्थिरांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यदि हमारे किसी विलयन में जो मोललता है वो क्या आ जाए, 1 हो जाए। मोललता की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। मोललता की वैल्यू 1 हो जाने का मतलब ये होगा
कि हमारा जो हिमांक में अवनमन होगा, जो हमारे हिमांक में कमी होगी, वो कमी किसके बराबर हो जाएगी, वो जो कमी होगी वो मोलल अवनमन स्थिरांक के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, मोलल अवनमन स्थिरांक के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी जो 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 डेल टी एफ की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, के एफ के बराबर हो जाएगी। जो यहाँ के एफ था ये क्या था, मोलल अवनमन स्थिरांक था। क्या था, मोलल अवनमन स्थिरांक था। यहाँ क्या किया गया है कि जो मोललता है इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज कर ली है, 1। मोललता की वैल्यू क्या ले लिया गया है, 1 ले लिया गया है। हिमांक के अवनमन और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है, आपको पता है मोललता बराबर क्या होता है फार्मूला, अभी मैंने आपको जस्ट बताया भी। मोललता में हम क्या करते हैं, विलेय के कुछ ग्राम को या विलेय के अणुओं की संख्या को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि भैया विलयन के 100 ग्राम में, किसके 100 ग्राम में, विलयन के 100 ग्राम में। हम जब भी यहाँ पे बात करेंगे मोललता की, मोलरता की, फॉर्मलता की, ठीक, या पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता की, किसी भी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए जो भी हम यहाँ पे मात्रक या जो भी हम मात्राएं यूज करते हैं, जो भी हम राशियाँ यूज करते हैं, इन राशियों के बारे में अगर बात करेंगे तो जो भी मानक तैयार किया जाता है वो हमेशा विलयन का तैयार किया जाता है। किसका तैयार किया जाता है, विलयन का तैयार किया जाता है। विलयन का मात्रक तैयार करने का मतलब, अगर मोललता की बात करेंगे तो हम किसको लेंगे, 100 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम विलयन को लेंगे। किसको लेंगे, 100 ग्राम विलयन को लेंगे। और अगर हम मोलरता की बात करेंगे तो हम 100 ml विलयन को लेंगे। किसको लेंगे, 100 ml विलयन को लेंगे। यानी कभी भी अगर हमें किसी भी विलयन में सांद्रता को रिप्रेजेंट करना है तो जो वहाँ पे हम मात्रक लेंगे, जो हम वहाँ पे मोटिव हमारा रहेगा, मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम सब क्या करेंगे, विलयन को क्या करेंगे, वरीयता देंगे। किसको वरीयता देते हैं, विलयन को वरीयता देते हैं। ठीक, विलयन को वरीयता देने का मतलब हम विलयन को यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरिजन राशि के रूप में लेते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए तुलनात्मक राशि के रूप में किसको लेते हैं, विलयन को लेते हैं। बाद में हम उसमें ये देखते हैं कि विलय के कितने ग्राम, विलय के कितने लीटर, विलय के कितने मिलीलीटर, विलय के कितने पार्टिकल, विलय के कितने मोल उसमें घुले हुए हैं। बातें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हैं। तो यहाँ पे हम हिमांक में अवनमन और विलय के अणुभार में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो हमको पता है कि मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर ये होता है कि विलय के मोलों की संख्या भाई कितनी है, किसके मोलों की संख्या हम सब देखते हैं भैया, विलय के कितने मोल घुले हुए हैं। मोललता बराबर यही तो फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं। मोललता बराबर क्या फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं, मोललता बराबर फॉर्मूला यही तो होता है कि भैया मोललता बराबर फॉर्मूला ये होता है कि विलय के मोलों की संख्या कितनी है। किसके मोलों की संख्या लेते हैं भाई, विलय के मोलों की संख्या कितनी है। और कहाँ पे विलय के मोलों की संख्या हम सब देखते हैं, विलयन के 100 ग्राम में। किस में देखते हैं, विलयन के कितने में, 100 ग्राम में। तो भैया विलयन के 100 ग्राम में, ठीक, विलयन के किस में भैया, विलयन के 100 ग्राम में विलय के मोलों की क्या देखते हैं, हम सब देखते हैं कि विलय के मोलों की संख्या कितनी है। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं कैसे हो रहा है। तो ये जो रिलेशन यहाँ डेवलप किया गया है वो ये बताया गया है कि डेल टी एफ हमने पढ़ा है, डेल टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम, और m जो मोललता होता है उसके बराबर फार्मूला हमने यहाँ पे भी आपको बताया कि जो कैपिटल M होगा वो क्या होगा, विलयन के मोलों की संख्या, और विलयन के 100 ग्राम लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं विलय के मोलों की संख्या क्या होगी, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ हम क्या लेते हैं, फिर उसके बाद हमने बताया यहाँ विलयन का टोटल मास लेंगे। तो विलयन का टोटल मास हमने W ले लिया। ठीक, हम यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, हमको यहाँ किलोग्राम से मतलब है, तो हम 1 किलोग्राम में जानते हैं कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो जो यहाँ पे हमारा मोललता बराबर फार्मूला बन के आएगा वो आएगा m बराबर W बटे स्मॉल m, यानी अणुभार। किसका अणुभार है, ये विलय का अणुभार है। यहाँ क्या है, विलायक यानी शुद्ध विलयन जो है उसका क्या है, द्रव्यमान है कि कितना विलयन हमारा प्रिपेयर हुआ है, और यहाँ पे 1000 जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। बस यही रिलेशन होता है। हमने पढ़ा था डेल टी एफ बराबर के एफ, कुछ नहीं करना है, के एफ यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। ठीक, और बाकी चीज़ें ऐसे ही हम सब क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, जहाँ पे जो के एफ है वो मोलल अवनमन स्थिरांक है, एम जो है वो विलय का अणुभार है, डब्ल्यू जो है वो विलय का भार है। ठीक, डब्ल्यू जो है वो विलय का क्या है, भार है, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो क्या है, विलायक का अणुभार है। किसका अणुभार है, विलायक का अणुभार है। और ये जो हमारा डेल टी एफ है ये क्या है, डेल टी एफ जो है वो विलयन का अवनमन स्थिरांक है। किसका अवनमन स्थिरांक है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। हिमांक में अवनमन जो हमने अभी पढ़ा आपका,
हिमांक में अवनमन जो हो गया, हिमांक में जो कमी अभी हुई है, ठीक, हिमांक में जो अभी डिक्रीजिंग हुआ है, इसको किससे हमने रिप्रेजेंट किया था, डेल टी एफ से। किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल टी एफ। कहीं भी डेल अगर आपको दिख रहा है तो डेल का सिंपल मीनिंग यही है, डिफरेंस को बता रहा है, अंतर को बता रहा है, ठीक। और ये जो अंतर होता है ये जरूरी नहीं है कि T1 माइनस T2 ही हो। अंतर का मतलब ये होता है कि बड़े में से हमेशा छोटी क्वांटिटी घटेगी। अब चाहे वो T1 माइनस T2 करिए, चाहे आप T2 माइनस T1 करिए, समझ रहे कि नहीं। जो राशियां बड़ी होंगी उन राशियों को हम सब लेते हैं। अगला जो कंसेप्ट आता है यहाँ पे आता है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक कुछ है नहीं, मोलल अवनमन स्थिरांक यही होता है, अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन सभी की वैल्यू 1 कर दूं, क्या कर दूं, 1 कर दूं, यानी मेरी बातें समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। मोलर अवनमन स्थिरांक का डेफिनेशन हमें बनाना है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, अगर मैं किसी तरीके से इन सभी पूरे की वैल्यू क्या कर दूं भैया, 1 कर दूं, क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो जो मेरा डेल टी एफ होगा वो किसके बराबर आ जाएगा। तो आप बताएंगे सर हमारा जो डेल टी एफ होगा वो के एफ के बराबर आ जाएगा, यानी मोलर अवनमन स्थिरांक के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी को हमें देखना है कि भैया क्या करना है, कोई विलायक हमें लेना है उसके 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में। जब विलायक का 1000 ग्राम लोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात, क्या कर रहे हैं। हमको इस पूरे को 1 बनाना है, 1 बनाना है। जब इस पूरे को 1 बना देंगे तो जो डेल टी एफ होगा वो के एफ के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक। तो हमने क्या बताया, विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल, 1 मोल मतलब इस टोटल पूरे की वैल्यू कितनी आ गई भैया। चलिए देखते हैं, यहाँ डेल टी एफ था, यहाँ के एफ था, और यहाँ डब्लू है, यहाँ 100 है, 1000 है, यहाँ क्या लिए हैं, स्मॉल एम लिए हैं, और यहाँ पे क्या लिए हैं, डब्लू लिए हैं, ठीक। अच्छा चलिए देखते हैं, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये विलेय के मोलों की संख्या है W/M, ठीक। इसको हम 1 मोल ले रहे हैं, विलेय के कितने मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो विलायक है उसका 1000 ग्राम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 पहले से ही है। तो यानी आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन ये समझ में आया कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर, ठीक, जो हिमांक में कमी आती है, जो हमारे डेल में अंतर आता है, जो हमारे टी के वैल्यू में जो कमी आती है, जो हमारे डेल टी एफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, तो आप बताएंगे स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। किसके स्थिरांक के बराबर हो जाएगी, मोलल अवनमन स्थिरांक की। तो मोलर अवनमन स्थिरांक होता क्या है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोलों की संख्या के लिए जो हमारे हिमांक में कमी आती है, उस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। बातें समझ में आ गई, ठीक। चलिए देखते हैं और इसको अच्छे से। हमने क्या बताया कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसमें, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल लेना है, यानी इसकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया डब्लू की जगह, ठीक। इस 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, तो यानी जो डेल टी एफ आएगी वो किसके बराबर आ गई, के एफ के बराबर आ गई। बातें समझ में आ रही हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर जो उसके हिमांक में कमी आती है, उस कमी को ही हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक को बोलते हैं। चलिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक यहीं से आप देख सकते हैं कि केल्विन किग्रा प्रति मोल होता है। केल्विन किस लिए कहा गया है भैया, देखिए इसका मात्रक क्या बनाया गया है, केल्विन किग्रा प्रति मोल। क्यों, अगर हम यहाँ से के एफ की बात करें तो चलिए देखते हैं इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। के एफ की अगर बात करें तो ये बाकी जो क्वांटिटी है सब उधर चले जाएंगी, ये W/M जो है ये मोल है। अगर हम इसको समझना चाहें तो ये हो जाएगा डेल टी एफ इंटू, यहाँ W है बटे मोल, मोल होगा किसके मोलों की संख्या होगी, तो आप बताएंगे विलेय की। डेल का मतलब होता है ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन, क्या होता है, केल्विन। यहाँ ग्राम में है तो यहाँ पे किलोग्राम, ठीक, प्रति मोल, ठीक। तो जो विलयन अवनमन स्थिरांक होता है, यहाँ पे जो हिमांक अवनमन स्थिरांक जो होता है उसका जो मात्रक आएगा वो आएगा केल्विन किग्रा प्रति मोल। कितना आएगा, केल्विन किग्रा प्रति मोल, ठीक। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जल का हिमांक हमको कितना दिया गया है, 273 केल्विन। जल का हिमांक कितना दिया गया है, 273 केल्विन, और उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया है, 1.86। कितना दिया है भाई, 1.86 दिया है। तो अच्छा ये आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया, सॉरी, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जल का जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, जो जल किस पे
फ्रीज होने लगता है। तो आपको पता है जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल जो होता है वो बर्फ बनने लगता है, अपने ठोस अवस्था में आ जाता है। वाटर जो होता है, वाटर अपने ठोस अवस्था में कब आता है? वाटर अपने ठोस अवस्था में तब आता है जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। कितना हो जाए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही केल्विन माप पैमाने में, केल्विन स्केल में क्या बोला जाता है? 273 बोला जाता है। 273 केल्विन के बराबर होता है। तो जो जल का हिमांक है वो 273 केल्विन हो रहा है, और करें इसका मोलर अवनम्य स्थिरांक 1.86 होता है। कितना होता है? 1.86। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे। यहाँ पे दिया गया है कि 1.5 ग्राम में यानी 1.50 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन समझ रहे हैं, C6H6 होता है। ये कैसा कंपाउंड होता है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। ये कुछ ऐसा होता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, ये होता है बेंजीन। तो कह रहे हैं एक मेरे पास 1.5 ग्राम बेंजीन है, ठीक, 1.50 ग्राम बेंजीन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? कोई कार्बनिक यौगिक जो है वो मिला रहे हैं। कोई कार्बनिक यौगिक मिला रहे हैं, पता नहीं कौन सी कार्बनिक यौगिक है, बस मिला रहे हैं। यहाँ तक बातें समझिए। उस कार्बनिक यौगिक को कितने ग्राम को मिला रहे हैं? उस कार्बनिक यौगिक का 0.643 ग्राम। कितने ग्राम यूज करें भैया? 0.643 ग्राम। चलिए उसके बाद करें जिसका अणु भार क्या है? 156 है। कितना है अणु भार उसका? 156 है। तो कह रहे हैं हिमांक की गणना करना है हमको। किसकी गणना करना है? हिमांक की गणना करना है। जबकि KF की वैल्यू दे दिए हैं पहले से ही 5.12। कितनी वैल्यू दे दिया गया है भैया? 5.12। चलिए देखते हैं कैसे बातें होती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा 1.5 ग्राम बेंजीन यूज किया गया है। यानी आप बताएंगे कि जो हमने विलेन प्रिपेयर किया है, जो हमने विलेन बनाया है, वहाँ पे ज़्यादा कौन है? ये कार्बनिक यौगिक ज़्यादा यूज किया गया है कि ये बेंजीन ज़्यादा यूज किया गया है? बताइए। बेंजीन ज़्यादा यूज किया गया है। बहुत अच्छा। जब बेंजीन ज़्यादा यूज किया गया तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर अगर बेंजीन ज़्यादा यूज किया गया है तो यहाँ पे बेंजीन जो होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। बातें समझ में आ गई। और हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा है कि जब जो हमारा विलयन का अवनमन स्थिरांक होता है, हिमांक में अवनमन जो होता है, ΔTF जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपने पढ़ा है अभी, आपने पढ़ा सर KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जो कैपिटल W होता है वो किसका होता था? विलायक का ही होता था द्रव्यमान। चलिए फिर इस टाइप के क्वेश्चन इसको देखते हैं अच्छे से। ठीक, हमको KF का मान पहले से भी दे दिया गया है। KF का मान इन्होंने कितना दिया है? KF का इन्होंने दिया है मान, ठीक, KF का मान इन्होंने दिया है 5.12। कितना दिया भैया? 5.12। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। विलेय का भार कितना दिया है? 0.643 ग्राम। विलेय का भार कितना दिया है? 0.643 ग्राम। क्यों विलेय इसको मान रहे हैं? क्योंकि ये कम मात्रा में है, ठीक, और हमको पता है जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहा जाता है, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहा जाता है। चलिए विलेय का अणु भार भी इन्होंने दे दिया है कि भैया जो हमने कार्बनिक यौगिक लिया है जिसका ग्राम हमने कितना लिया है? 0.643, उसका हमने अणु भार कितना मेजरमेंट किया है? उसका जो भार है, अणु भार कितना है? 156 है। कितना है? 156 है। हमको गणना किसकी करनी है? हिमांक की। ΔTF की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है भाई? ΔTF की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? ΔTF की वैल्यू बतानी है। यहाँ विलायक जो है क्या है? विलायक मैंने आपको बताया, यहाँ जो विलायक है क्या भाई? जो यहाँ विलायक है इसका भार कितना दिया है? इसका वजन कितना यूज किया गया है? ठीक, इसका वजन जो है वो 1.5 ग्राम यूज किया गया है। कितना यूज किया गया है? 1.5 ग्राम यूज किया गया है। 1.5 ग्राम यूज किया गया है। सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है क्या? किस बेसिस पे कह रहे हैं भाई? ये सवाल में रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने 50 ग्राम यूज कर दिया है जबकि यहाँ 1.5। अच्छा, वहाँ 50 ग्राम में लिखा है, सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 1 है। हमने सोचा 1.50 ग्राम है। सो सॉरी, ठीक, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। यही दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ 50 ग्राम ही यूज किया गया है। ठीक, यहाँ जो विलायक का भार है वो 50 ग्राम है। बस हमको कुछ नहीं करना है। KF की वैल्यू दिया है। KF की वैल्यू इसमें कितना दिया था? 5.12 दिया है। केल्विन दिया है। ठीक, क्या दिया है? केल्विन किग्रा प्रति मोल दिया है। हमको निकालना क्या है भैया? हिमांक निकालना है। कैसे निकालना है हमको? हिमांक निकालना है। हिमांक मतलब ΔTF की वैल्यू बतानी है। ΔTF बराबर आपको फार्मूला पता होगा, अभी हमने यही पढ़ा है ΔTF में। ठीक, ΔTF बराबर फार्मूला हमने क्या पढ़ा? तो आप बताएंगे ΔTF बराबर हमने पढ़ा KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W।
ठीक। के एफ की वैल्यू आपको पता है अभी जस्ट दिया गया है 5.12। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको पता है 0.643। कितना दिया गया भाई 0.643 कैप। और यहाँ पे स्मॉल एम यानी मोलर द्रव्यमान इसका कितना है तो आप बताएंगे। अभी हमने देखा था 156 है 156 कितना है भैया 156। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम है। कितनी है 50 ग्राम। यहाँ 1000 से क्या कर देते हैं गुणा करते हैं। अच्छा यहाँ अगर हमें 1000 को नहीं गुणा करना है तब क्या करेंगे तब दोनों मात्रक को किलोग्राम में लेंगे। किस में लेंगे किलोग्राम में। बातें समझ में आ रही कि नहीं मेरी। चलिए अब इसको काटिए पीटिए बस कैलकुलेट करना है। ठीक तो कैलकुलेट कर तो सकते ही आप सब। कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा ऐसे देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ 5 से कैंसिल करोगे 20 आया 20 2500। और इसको बताइए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से 2 अंक के बाद दशमलव है। बातें इधर देखिए बातें ना करिए। देखिए भाई यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा रुक जाइए इसको अच्छे से किया जाता है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए भाई रुक जाइए अच्छे से कर देना है टेंशन न लीजिए। थोड़ा सा इसको धीरे छोटा छोटा लिखते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा हमको किसकी वैल्यू निकालनी है डेल टी एफ की। बातें समझ में आ रही हैं। फार्मूला क्या होता है डेल टी एफ की तो आपको पता होगा सर डेल टी एफ बराबर हमने फार्मूला क्या पढ़ा हमने पढ़ा के एफ। क्या पढ़ा के एफ स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू और 1000 ठीक। चलिए के एफ की वैल्यू कितनी आई है तो आप बताएंगे सर 5.12। कितनी आई स्मॉल डब्लू की वैल्यू 0.643 ठीक। यहाँ 1000 कितना है। यहाँ स्मॉल एम की वैल्यू जो है वो कितनी है नहीं स्मॉल एम जो है वो है अणुभार। अणुभार कितना है बच्चा 156 कितना है। चलिए कैपिटल डब्लू विलायक का भार कितना है 50 ग्राम। कितना है 50 ग्राम। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे देखिए 50 से अगर काटेंगे तो 50 दूना 100 यानी सीधा 20 आ गया। बातें समझ में आ गई। इसको दशमलव हटाना चाहे तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने आएंगे 2 जीरो आएंगे। ठीक यहाँ 0.643 ऐसे रहने दीजिए। इसको 20 ऐसे रहने दीजिए। जब इस दशमलव को हटाए तो नीचे 2 जीरो आया। यहाँ 156 ऐसे रहने दीजिए। अगर आप देखेंगे तो कहेंगे 156 दूना 512 होता है क्या नहीं सॉरी 256 दूना 512 होगा। इसको और कैंसिल करिए देखिए कैसे कैंसिल हो सकता है। 4 बार जाएगा क्या 4 बार तो नहीं जाएगा। इसको ऐसे ही कैंसिल करिए छोटे छोटे पार्ट में कैंसिल करिए 20 पंचे 100 हो गया। इसको ना कैंसिल करिए रुक जाइए ये जाएगा ठीक। इसको ना कैंसिल करिए 4 से काटेंगे तब भी तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको पूरा कैलकुलेट देखते हैं रुक जाइए अच्छे से कर लेते हैं। इसको हटाइए अभी हम अपने माइंड से कैलकुलेट करते हैं। ये समझ में आया है कि नहीं 50 से आपने कैलकुलेट किया 15 2 100 जीरो आ गया। ये 20 है ना इसको 5.1 512/100 कर दीजिए। इसको 0.643 रहने दीजिए। इसको 20 रहने दीजिए। यहाँ पे 156 रहने दीजिए ठीक। देखिए इसको क्या कर सकते हैं 25 100 20 500 बातें समझ में आई है। इसके बाद देखिए क्या कैलकुलेट चलिए 2 4 से कट जाएगा ये 4 3 12 5 में 2 8 से कट जाएंगे दोनों। हाँ 8 से तो ये कट जाएगा। इसको देखिए 8 1 का 8 7 15। चलिए 4 से देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12 4 9 36 ठीक। 4 3 12 5 में 2 गया 3 4 9 36। इसको देखते हैं 4 1 का 4 5 में 4 गया 1 ठीक। 4 दूनी 8 11 में से 8 गया 2 ये ठीक। ये हाँ 11 में से 8 गया 3 बचेगा 4 8 32 128 आया। नहीं समझ में आया 128 चौका कितना होता है 512 होता है ना भैया। 100 चौका 400 20 चौका 80 ये 100 और 80 कितने हो गए 100 का 400 400 में 80 जोड़ोगे 480 8 चौका 32 880 में 32 जोड़ दो तुम्हारा 512 तो गया ना। नहीं समझे भाई तोड़ दीजिए इसको 100 को तोड़ दीजिए 100 + 20 कर दीजिए 20 + 8 कर दीजिए। अब इसमें तुमको 4 से गुणा करना है 100 चौका 400 20 चौका 80 8 चौका 32
480 जोड़ोगे 480, 480 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा 80, 20, 512। ठीक, 512 डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको और कैलकुलेट करिए और देखिए कट रही हैं ये सब चीज़ें और नहीं कट रहा है। चलिए इसको आप पूरा अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। रुक जाइए, हम मोबाइल से इसको कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं। क्या, अच्छा ठीक ठीक, ये है। ठीक, इसको फिर हमने यहाँ पे पूरा फाइनल जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने पर, फाइनल आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर, हम यहाँ कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं। ठीक, फाइनल आंसर जो आएगा कैलकुलेट करने पर 128 मल्टीप्लाई 0.643। ठीक, या डिवाइड करना है 5 इंटू 39। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 0.422। कितना आएगा 0.422। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ केल्विन में लिया गया था, तो जो हमारा आंसर भी आएगा वो किस में आएगा। ठीक, ये डेल TF की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डेल TF की। हिमांक में अमनमन आ गया। ठीक, चलिए ठीक।